हाँ, तो आज हम देखेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, और उसके बारे में कुछ समझेंगे आखिर बहुपद होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, और जो भी है तो बहुपद के बारे में पूरा समझने वाले हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं बहुपद आखिर क्या होता है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर जो 2 है ना, बहुपद क्या है, बहुपद। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि बहुपद क्या है। तो पहले मैं बहुपद की थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसका एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि आखिर क्या होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहले समझो, बहुपद जो है, बहुपद पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्या है बहुपद, क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। यानी कि जो बीज करती है वो होते हैं ना वेरिएबल्स, यानी कि जैसे एक्स वाई जेड ऐसे कुछ होते हैं ना, तो इनका व्यंजक यानी कि इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या है कि चर राशि की घात, जिसमें चर राशि यानी कि वेरिएबल जो राशि होती है हमारी, ठीक, इसमें चर राशि की घात जो है ना, घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, क्या हो, ऋणोत्तर, एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, वो हमारा जो होता है ना बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात हो और वो ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो ऐसा जो वो व्यंजक होता है हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसका पूरा वो समझाता हूँ। देखो, बहुपद जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। तो पहली बात तो वो बीजीय व्यंजक होना चाहिए, यानी कि जो x जैसे और y और z ऐसे कुछ वेरिएबल टर्म्स होते हैं, इनका जोड़ना, जैसे यानी कि x+2y ऐसे कुछ, मतलब जो भी है इनका मतलब व्यंजक, जैसे मतलब जोड़ना, घटाना, भाग करना, या फिर है ना, ऐसे कुछ होता है। तो जिसमें चर राशि की घात यानी कि जो इसमें वेरिएबल टर्म्स होगा, जैसे देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो जैसे जैसे क्या, जैसे मैंने मान लिया 2x-3, ठीक है, ऐसे मान लिया। और एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ y+√2, ठीक है, y+√2। जैसे पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल, और एक तीसरा एग्जांपल भी लेके दिखा रहा हूँ। तो जो तीसरा एग्जांपल है ना हमारा, वो है, देखो दिखा दे रहा हूँ, वो है 4z², ये z2 नहीं है भाई, z है, क्या लिखा है, z, 4z² + 1/7। देखो ऐसा है ना। तो यदि हम इसको देखें तो जो हमारा जो वेरिएबल टर्म्स है ना, जो चर राशि है, देखो चर राशि जो है यहाँ पर, ये जो x है ना, ये हमारी चर राशि है, और जो ये 2 है ये क्या है, अचर राशि है। ठीक है, समझना गौर से, ये हमारी अचर राशि है। ठीक है, तो जो हमारी चर राशि है ना, चर राशि की जो घात हो, क्या हो, एक ऋणोत्तर हो, और वो भी पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब एक पूरा इंटीजर हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए, और ऋणोत्तर होना चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। घात है ना हमारी, वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ऋणोत्तर का मतलब यही है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यानी कि पूर्णांक, ये जो पूर्णांक बोल रहा है ना, तो पूर्णांक का मतलब केवल इतना है कि जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ है, मतलब बटे में नहीं होना चाहिए कि जो हमारा बटे में हो वो जैसे 0.2 ऐसे कुछ पॉइंट वगैरह नहीं है, पूरा एकदम पूर्णांक, पूरा इंटीजर हो। ठीक है, तो और जैसे इसमें हम देखते हैं ना, y जो है हमारी चर राशि है, क्या है, चर राशि है। अब इतना तुम लोग जानते हो कि मतलब चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, तो पता ही होगा। तो जैसे इसमें अगर हम देखें ना, इसमें देखें तो ये हमारी क्या है, चर राशि है, और ये क्या है, अचर राशि है। तो वो अचर राशि के बारे में नहीं बोल रहा, वो केवल ये बोल रहा है कि जो हमारी चर राशि है और जो उसकी पावर, यहाँ पर पावर 1 लगी हुई है, 1 सब में होती है ऐसे कुछ, तो पावर जो 1 है ना, उसकी यानी कि घात है वो ऋणोत्तर होनी चाहिए। तो यानी कि जो 1 है ना, वो ऋणोत्तर है। देखो इसमें मतलब माइनस का टर्म्स नहीं है, पॉजिटिव है। तो ये मान लिया। फिर पूर्णांक है, देखो एक पूर्णांक है भाई भी है, तो ये जो हमारा होगा ना, ये क्या कहलाएंगे, इसे बहुपद बोले, क्या बोलेंगे, बहुपद। और इसे भी, ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होगी, बहुपद होगा। और इसको देखो, ये लिखा है 4z², तो इसमें जो z² है ना, वो हमारी क्या है, चर राशि है, क्या है, चर राशि है। ठीक है, और इसकी जो पावर है ना, z की जो पावर है वो 2 लिखी हुई है। ठीक है, तो 2 ऋणोत्तर भी, यानी कि ये दिस इज नॉट नेगेटिव,
ये नेगेटिव नहीं है, क्या है, नेगेटिव नहीं है भाई, क्या है, नेगेटिव नहीं है पहली बात तो। और दूसरी बात एकदम पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, यानी कि ये जो हमारी डेफिनेशन है ना, ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है बहुपद की, अगर इसको कोई ऐसा व्यंजक है जो फॉलो कर रहा है तो वो हमारा बहुपद होगा। और देखो बहुपद भी कई टाइप्स के होते हैं। मेन एक देखो, जिनमें वेरिएबल टर्म्स की घात एक हो तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद, और जिसमें चर राशि की घात यानी कि वेरिएबल टर्म्स की घात जिसमें दो हो तो वो कहलाता है द्विघात बहुपद, ठीक है। और यदि जिसमें तीन घात हो वो त्रिघात बहुपद, चार घात हो तो वो इस तरह, पांच घात हो तो उसका अलग होता है पंचघाती, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको घात के हिसाब से ना, इनको मतलब मैं कई टाइप से में किया गया, लेकिन मैं तुम्हें रैखिक बहुपद और द्विघात और त्रिघात जो हमारे सिलेबस में है वो मैं इनके कुछ तुम्हें एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, इसके दिखाऊं, ये देखो, जैसे इसको देखेंगे ना, रैखिक, रैखिक क्यों बोलेंगे, जिसमें चर राशि की घात हमारी एक हो, क्या हो, एक हो, बता रहा हूँ पूरा समझाऊं, चिंता मत करो। देखो एक तो हमारा यही हमारा था ना, एक तो हमारा जो ये है ना यही था रैखिक, और ये भी था रैखिक। तो दिखाता हूँ तुम्हें, देखो जो रैखिक बहुपद है ना उससे कुछ एग्जांपल दिखवाता हूँ। इसका यदि पहला एग्जांपल इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ, तुम लोग देख सकते हो, देखो यही दिया था, ये दिया है 2x-3। अब देखो पहली बात तो इसे ये सिद्ध करो कि ये बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद है क्योंकि जो चर राशि है वो हमारी x है, और x की घात 1 मानी जाती है सब में, मतलब अगर किसी में कोई घात नहीं है तो एक की घात होती है, तो उसमें एक की घात है, देखो। और सेकंड बात, वो पूर्णांक है, एक पूरा इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बहुपद है। अब बहुपद तो है लेकिन कौन सा है, देखो इसकी घात एक है ना, अगर घात एक है तो बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक होता है जिसमें जो है ना, जिसमें चर राशि की जो घात है, जिसमें जो चर राशि की घात है ना वो कितनी होती है, एक होती है, क्या होती है, एक। तो जिसमें चर राशि की घात एक होती है उसे बोलते क्या है, रैखिक बहुपद। पहला एग्जांपल में लिखवा दिया। अब बहुत सारे, जैसे मान लो दूसरा इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तुम लोग खुद से बना सकते हो, अरे बहुत कुछ है यार। देखो दूसरा जो है ये दिया हुआ है √3x+5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो x की पावर यहाँ पर भी 1 है कि नहीं। अगर देखो x की पावर यहाँ पर भी 1 है और वो एक पूर्णांक है और ऋणात्मक भी है, यानी कि ये निगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा बहुपद है, लेकिन चर राशि घात कितने, एक, तो ये क्या होगा, हमारा रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। ये होगा हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है, होगा। और मैं तीसरा लिखवा दे रहा हूं। तीसरा देखो इसमें लिखा हुआ है, ये दिया है y+√2 दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा ये हो गया। और एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, मैं लिखवा दे रहा हूँ x-2/11। बहुत सारे तुम लोग खुद से ही बना सकते हो ना ऐसे। देखो पांचवा यदि में 3z+4 हो सकता है, और छठवां यदि देखें तो ये हो सकता है 2y3u+1। अरे बहुत सारे तुम लोग बना सकते हो, x+2 और 2x+9, कुछ भी, मतलब जिसमें चर राशि घात एक हो, ऐसा वो हो जिसमें चर राशि की जो हमारी चर यानी कि x हो या y हो या z हो, कोई भी अगर कुछ भी, अगर हमारी जो चर राशि है और उसकी घात एक है तो हमारा रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें घात दो लगी हो, बस स्पष्ट है। देखो ये हो गया रैखिक। दूसरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या देखते हैं, द्विघात बहुपद। वो नाम से स्पष्ट है भाई, द्विघात, जिसमें चर की जो घात है ना, जिसमें जो चर की घात है, जो चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए भाई, 2। और यदि चर राशि की घात जिसमें 2 है वो कहलाता है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो कुछ उसके मैं तुम लोगों को एग्जांपल भी लिखवा दे रहा हूँ। देखो ये देखे ना, y² -2, पहले इसको देखो ये बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि जो चर राशि है वो हमारी y है, और ये दो हमारी अचर राशि है। तो जो y है और y की पावर 2 है, तो 2 क्या है, एक क्या है कि मतलब ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव है। ऋणात्मक मतलब ऋण नहीं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, और पूर्णांक भी यानी कि इंटीजर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि y की पावर 2y3, तो फिर वो फिर बहुपद ही नहीं होगा, ठीक है। यदि भिन्न टाइप में आ गया उसकी पावर, ठीक है, तो नहीं होगा ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें दो की घात है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा पूरा अच्छे से। और यदि दूसरा देखें तो दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें लिखे हुए तुम्हें वही नोट तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। चाहो तो अपना एनसीईआरटी से अच्छे से इन्हें पढ़ लेना, समझ लेना, और कुछ नहीं। लेकिन अगर एक बार तुम लोगों ने ये लेक्चर पूरा देख लिया ना, फिर आसानी से सिंप्लिसिटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा। और यदि तीसरा देखो में u/3 है,
और माइनस 2u² प्लस 5, ठीक है। और चौथा यदि देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है यार। चौथा यदि देखें तो ये है √5v² प्लस और √5v² प्लस 2/3v प्लस 11, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। और यदि पांचवा यदि देखें क्या मान सकते हैं, जैसे यानी कि u² प्लस 8u प्लस 9, ये भी और क्या जो उसमें 84 है इसकी पावर 2 है, हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा बहुपद, पहली बात तो तुम लोग देखना ये बहुपद है कि नहीं, और ये जानोगे कैसे कि बहुपद है नहीं। तो इसको जानने के लिए ना क्या करोगे, जो उसमें 84 जो होगी पहले उसे देखो, अगर उसमें घात जो है उसकी अगर 1 2 3 यानी कि पूरी पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है, तो तुम समझ जाओ कि ये बहुपद हमारा होगा। और यदि उसमें ऐसा दिया कि x की पावर 1/2, x की पावर 2/3 और कुछ ऐसा दिया है ना, तो समझ लो बहुपद ही नहीं। तो उसमें देखना ही नहीं कि एक घात है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि पंचघात है कि 6 वाली घात जो भी हो, 4 वाली घात है जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात हो गया। अब मैं समझाऊंगा त्रिघात बहुपद, क्या समझाऊंगा, तीसरा त्रिघात, क्योंकि 3 ही घात शायद हम लोगों के सिलेबस में है, शायद चौथा भी है, लेकिन चौथा एकदम हल्का सा एक इसमें है, एक प्रश्नावली में, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद उसका शायद एक ही क्वेश्चन है ऐसा कुछ, उसमें कुछ नहीं, उसमें 4 पावर मिलेगी और क्या। तो कुछ त्रिघात के मैं एग्जांपल भी तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये है 2 - x³, 2 - x³, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 9, और क्या, ये भी बहुपद, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म्स की मैक्सिमम पावर जो है ना वो 3 है, ठीक है। और यदि तीसरा और देखें हम अपने दिमाग से लिख सकते हैं यार, 9u³ प्लस 8u प्लस 1, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो मैं लिखवा दूं क्या, चलो लिखवाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। जो मेन चीज़ है 3x³ लिखा हुआ है, ये -2x² प्लस x प्लस 1, तो ये जो त्रिघात बहुपद है हमारा, ये देखो खत्म हो गया, ठीक है। तो एक घात, द्विघात और त्रिघात, तो जो ये है ना, ये हमारे एकदम खत्म हो गया, बहुपद हमने समझ लिया। अब बहुपद के बाद मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाऊंगा, थोड़ी इनके व्यापक हल देख लेना, ठीक है। जो एक घात बहुपद होता है ना, देखो, अरे जगह नहीं मिटाऊं क्या, कहाँ मिटाऊं, ऊपर साफ करता हूँ, ठीक है, ऊपर एकदम साफ करके सब कुछ स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसको फटाफट पहले तुम लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, ठीक है, ये लो करो, और फिर मैं इसको मिटा करके पूरा फिर समझाता हूँ कायदे से दोबारा। इनके कुछ और अभी चीज़ें तुम्हें जाननी बाकी हैं, अभी तुम लोगों ने केवल इनके टाइप जाने हैं, कैसे होते हैं, इनको कैसे पहचान दिए जाना है, बाकी जो इसमें भी खेल बाकी है वो तो पूरा बाकी है भाई। तो जो इसका वो है ना, ये क्या बोलते हैं मेन चीज़, वो तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमारा एक घात बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक है, क्या है, अभी यदि हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद है, तो इसका एक व्यापक हल होता है, याद रखना, और कुछ नहीं, व्यापक हल। और यदि हमारा द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। और यदि जो तीसरा है जो है त्रिघात बहुपद, क्या है, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद है, तो इसका व्यापक हल मैं तुम्हें समझाऊं। देखो, यदि इसमें रैखिक का मतलब होता है एक पावर होनी चाहिए, तो यदि मैं लिखूं 3x + 2 होगा कि नहीं होगा, हमारा रैखिक होगा ना। और यदि मैं अचर को ए बी के टर्म्स में डिफाइन कर दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ax + b, नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिखता, अच्छे से देखो, अरे यार मैं यहाँ पे लिख लूँ 5y + 2, तो इसको मैंने a कर दिया, इसको b कर दिया, बाकी yx तो अपने आप चेंज होते रहते हैं, उसमें क्या x की जगह y भी मतलब वेरिएबल टर्म्स पे भी हो सकता है। और यदि इसका हम व्यापक हल देखें ना, यदि मैं इसका व्यापक हल के बारे में बात करूँ ना, जैसे तुमने देखा होगा 2x² + 3x + 4, ऐसा कुछ है, मान लो द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो यदि मैं इसको a, इसको b और इसको c से डिफाइन करूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ax² + bx + c। और हाँ, एक बात और गौर करना है इसमें, तो यहाँ पर हमारी जो a b और जो c है ना, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं भाई, इमेजिनरी नंबर नहीं है, इनकी काल्पनिक संख्या नहीं है। अभी तुम पढ़ोगे 11th में काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो ये जो क्या है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याएं
उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने पूरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ी देख लेना तो तुम्हें समझ आएगा कि वास्तविक संख्याओं के कितने टाइप होते हैं, क्या होता है, जो भी है उसका पूरा तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। और जो ये है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अब तुम समझो यार, मान लो ये लिखा हुआ है, क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है। अब यदि मैं 2 की जगह 0 ही कर दूं, तो ये बताओ, यदि मैं इसको 0 मल्टीप्लाई यूं कर दूं तो ये पूरा 0, यानी कि 3x प्लस 4। तो ये बताओ इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो गई, तो ये द्विघात बचा क्या? जब हमारा द्विघात ही नहीं बचेगा तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे बताओ? तो यानी कि a जो हमारा है ना वो 0 नहीं हो सकता। इसमें भी ध्यान रखना, यदि हमारा a जो है वो 0 नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो a b है क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना एकदम पक्का। और इसको देख लेते हैं, जो त्रिघात का जो व्यापक हल होता है, अरे यार व्यापक हल मतलब उसको डिफाइन कर देगा थोड़ी सा उस तरह एबीसी की टर्म्स में, और बाकी है वही। देखो यदि कोई लिखा है 9x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ऐसा कोई लिखा हुआ है, ठीक, समझना कैसे सकते हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और मैंने इसको मान लिया, किसको, 9 को ही मान लिया, 8 को b मान लिया, 2 को c मान लिया, और फिर 9 को d मान लिया, क्या मान लिया, d मान लिया है। यहाँ पर 9 की जगह मैं कुछ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक, ऐसा कुछ कर देता हूँ, समझना पूरी बात गौर के साथ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है कि नहीं बताओ? इसको मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं? एकदम कर सकता हूँ। तो बस वही बात है, इसमें हमें याद रखना कि जो हमारे जो a b c d है ना, ये क्या है, हमारे वास्तविक संख्याएं, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, दैट्स रियल नंबर। और a कभी 0 नहीं हो सकता। और ये बता दिया कि a कभी 0 क्यों नहीं हो सकता। यदि हमने इस टर्म्स को 0 कर दिया ना तो हमारा त्रिघात ही नहीं बचेगा। जिसके बारे में बात कर रहे हैं जब वो ही नहीं बचेगा तो फिर उसका कोई औचित्य ही नहीं है। और इसके बाद थोड़ी हम देखेंगे, क्या ये हो गया पूरा, तो इसको थोड़ी साफ कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। और इसके बाद मैं तुम्हें एक और चीज़ बताने वाला हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, देखते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला आगे तुम लोगों को। थोड़ी देखूँ मैं, इसमें एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। और हाँ देखो, यदि मैं एक बहुपद लेता हूँ, क्या लेता हूँ, बहुपद, तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ। कोई बहुपद ले रहा हूँ, बहुपद का नाम है px, ठीक है, px से घबराओ नहीं, px का मतलब है वो किसी के इक्वल है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x माइनस 4, x क्यूब माइनस 3x माइनस 4। अब जरा इसको गौर से देखो, यदि x यहाँ पर है ना तो यहाँ पर भी x। अब ये बात सोचो, ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिस पर ये पूरा 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखना, बड़ी कमाल की ये बात है यार। अगर मैं इस पर -1 रखूँ, क्या रखूँ, -1, यानी मैं x की जगह -1 रखूँ, क्या रखूँ, -1 रखूँ। कुछ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो समझो पहले। देखो यदि मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ ना तो मुझे मिलेगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 -4, ठीक है, मिलेगा -1 प्लस 3 -4 प्लस 2 है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 -5, नहीं ये तो नहीं हो रहा। और जब यदि हम प्लस का एक रखें, क्या रखें, प्लस का एक यदि रखें तो जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 -4, 1 -3 -4, तो ये क्या हो जाएगा यार, ये भी नहीं हो रहा, यानी कि ना -1 पे हो रहा, ना प्लस पे, ना +1 पे, वैसे -1 पे क्यों नहीं हो रहा, पता क्यों नहीं हो रहा, हमने वो थोड़ी वो गलत लिख लिया यार। यहाँ पर x क्यूब नहीं x स्क्वायर है भाई, क्या है, x स्क्वायर है। जो मैंने बहुपद लिया है ना वो x क्यूब नहीं x स्क्वायर है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ ना, इसमें देखना, -1 का वर्ग -3 इंटू -1 -4, 1 प्लस 3 -4, 4 -4, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। समझना, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। ये हमारा 0 हो रहा है किस पर, -1 पर। अब ये मत पूछना कि सर आप -1 कहाँ से पा गए, वो इसके यदि हम मूल निकाले ना तो हमें मिल जाएगा -1, ठीक है, लेकिन कुछ समझाना चाह रहा हूँ, पहले वो समझो। और यदि हम यहाँ पर देखो, मैंने पहले से नोट करके रखा कि इन कंडीशन पे ऐसा होता है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ क्यों हो रहा है।
यदि हम x इक्वल टू 4 रखें, क्या रखें 4, ऐसी बहुत सी वैल्यू जिसमें 0 नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसी वैल्यू छांटी हैं आप लोगों को केवल समझाने के लिए। देखो यदि हम 4 रखें तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, ठीक। ये हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4, ये 16 माइनस 16, यानी कि 0 हो जाएगा ये। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इस px पे ना क्या, यदि हम px में यदि हम x बराबर -1 एंड 4 रखें, क्या रखें 4 रखें, तो हमारा जो px है ना वो 0 हो जा रहा है, यानी कि 0 के बराबर हो ही रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसको अगर रख के देखें तो ये 0 हो रहा है, अगर इसको रख के देखें तो ये हमारा 0 हो रहा है। पता है क्या मतलब है, कुछ इसका ये तात्पर्य है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कि कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, जैसे हो गए -1 और 4, इस जो बहुपद के लिए -1 जो +4 जो हुआ ना, वो एक ऐसे मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, बिंदु है जिन पर ये 0 हो रहा है। और मान लीजिए उन पर 0 हो रहा है ना किसी पर, तो पता है इसकी वो क्या कहलाएंगे, यदि -1 और 4, पता है इनको एक नया नाम दिया जाता है शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक, या इसी को मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल। समझे ना, पूरी गौर से बात, इसको शून्यक बोलते हैं या मूल बोलते हैं। यानी कि ऐसे कुछ मतलब नंबर्स होते हैं, यानी कि संख्याएं होती हैं, पॉइंट होते हैं, यदि वो किसी बहुपद को या समीकरण को 0 कर देते हैं अपना मान रखने के बाद, तो उन्हें हम शून्यक या मूल बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, तो फिर चलो देखते हैं, मैं थोड़ी देखता हूँ जी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी बात। मैंने बताया था कि यानी कि -1 और मतलब बताया गया था, बता ही रहा था, यानी कि -1 और ये जो 4 है ना, ये क्या कहलाते हैं, शून्यक। तो यानी कि शून्यक वे चीज, वे अंक हो गए, यानी कि वे पॉइंट हो गए जो उसको पूरा 0 कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। समझना पूरी बात। यानी कि जो ये हमारा बहुपद था, यानी कि जो हमारा ये जो बहुपद दिया हुआ था हमें x² क्या दिया हुआ था, x² -3x -4, यदि हम इसमें -1 और 4 रखते हैं ना, तो ये पूरा 0 हो जाता है। तो -1 और 4 पता क्या कहलाते हैं इसके, इन्हें बोलते हैं हम शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है मूल। समझना, और ये हो गया। अब हम देखेंगे रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो आखिर क्या होता है, मतलब उसमें कैसे क्या होता है, वो तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखो तो जो देखो, एक हम रैखिक बहुपद ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक दूसरा रैखिक बहुपद। तो तुम्हें थोड़ी समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मैंने तुम्हें शून्यक बताया, देखो मैं एक बहुपद ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, बहुपद ले रहा हूँ px मान लो या y मान लो, px मान मैं ले रहा हूँ 2x + 3 ले रहा हूँ। समझे ना बात को। अब 2x + 3 यदि मैंने ले लिया, अब मुझे इसका शून्यक चाहिए। क्या चाहिए, शून्यक। मैंने इसको 2x + 3 = 0 किया। 0 क्यों किया, अब बात समझना। मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि शून्यक जब किसी चीज का फाइंड करते हैं ना, तो वो उसको पूरा px को 0 ही कर देता है ना। मैंने पहले बताया, वो जो हमारा इक्वेशन दिया होता ना, ऐसा कुछ दिया था ना, -3x, ऐसा कुछ पूरा याद नहीं, ऐसा कुछ जो था उसमें -1 और 4 जो थे वो उसको 0 कर रहे थे। हमें इसका शून्यक फाइंड करें तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल हो जाएगा हमारा -3 और x जो निकलेगा वो मिल जाएगा -3/2। यानी कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, यानी कि एक घात वाले का एक शून्यक होगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखो यार, इसका मैंने बताया था व्यापक पद जो होता है वो ax + b होता है। क्या होता है, ax + b। जो 3/2 है ना, यदि गौर से देखें तो हमारा b है, हमारा 3 जो है b है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो लिखते हैं b/e, है कि नहीं। अब b मान लेते हैं इसको और a मान लेते हैं इसको, तो हमारा b/a लिखा हुआ है। और यदि b को हम क्या समझ सकते हैं, ये माइनस लगा हुआ है, इसी बोल सकते हैं अचर पद। क्या बोल सकते हैं, अचर पद। समझे ना। और ये क्या होता है, x का गुणांक। ये जो है क्या है, x का गुणांक। तो जो उसके मूल हो गए ना, इसका जो मूल हो गया, मूलों में और इसके गुणांकों में ये संबंध होता है, ध्यान रखना। अब यदि हम इसको चाहें तो ज्योमेट्री के रूप से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और बहुपद के जो शून्यक है उनके गुणांकों से संबंधित है, यही इनका संबंध है। लेकिन जो शून्यकों का जो यदि हम देखें ना, तो शून्यकों का, क्योंकि बहुपद के जो शून्यक है ना, शून्यकों का गुणांकों जो संबंध है ना रैखिक बहुपद की, वो बता रहा हूँ।
गुणांकों से जो संबंध है ना, क्या है, जो संबंध है वो मैंने बताया कि यदि कोई शून्यक है तो वो उससे भी फाइंड करना इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो चाहे सीधे बी बाई ए करो फटाफट, यानी कि 3 और माइनस फटाफट लगा दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब जब मैं ज्योमेट्रिकल अर्थ समझते हैं, क्या समझते हैं, ज्योमेट्री टाइप में। ये तो मैंने तुम्हें शून्य बता दिया। अब यदि मान लो कोई ग्राफ वगैरह कुछ दिया हुआ है और तुम्हें शून्य फाइंड करना है तो तुम कैसे निकालोगे। देखो ज्योमेट्री समझना बहुत जरूरी होगा। अगर तुम लोग उसकी ज्योमेट्री समझ नहीं पाए ना फिर बहुत दिक्कत। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ज्यामिति है, क्या लिखता हूँ यार, चल नहीं रहा है। तो ज्यामिति और इसके जो ज्यामिति है ना वो एनसीईआरटी में समझाया गया है, भले फिर भी मैं तुम्हें एकदम क्लियरली कायदे के साथ समझाऊंगा, एकदम क्लियरली। तो बस कुछ नहीं भाई, अपना ले लेते हैं। क्या था हमारा, वो था हमारा y इक्वल टू में था 2x+3 दिया हुआ था कि दिया हुआ, और इसका में जो शून्य मिला था वो ध्यान रखना एकदम करंटली दिमाग में, वो था हमारा -3y। ये शून्य था लेकिन मैं इसको अलग तरीके से भी प्रूफ करूँगा। देखना पहले बात समझ भाई, इसका ग्राफ बनाऊँ, क्या बनाऊँगा, ग्राफ। यार मार्कर भी नहीं चलना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए पहले इसकी वो बना लेते हैं, क्या, सारणी टाइप में, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। यदि x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, जो y की वैल्यू हमारी 3 मिल जाएगी हमें, है ना। और यदि y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0, और यदि हम y की वैल्यू रखते हैं 0, तो यदि हम 2x+3 = 0 करें तो हमारा x = -3y2 मिल जाएगा हमें, -3y2 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत समझना है एकदम। ये हमारा 0 होता, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा कुछ, ये -1, ये -2, ये -3। ये होता है x एक्सिस, ये होता है नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ये होता है नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। इसमें भी होंगे 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ। इसमें -1, -2, -2, -3 एंड -4, समझ ना पूरी बात। यानी कि x की 0 तो y की 3 प्राप्त हो रही है, यदि x की 0 तो y की 3 प्राप्त हो रही है, ये प्राप्त हो रही है यहाँ पर 0,3 प्राप्त हो रहा है, समझ में। यदि इसको देखें तो यदि x की वैल्यू -3y2 यानी कि 1.5 है, यहाँ पर कहीं आएगा -3y2 हमारा, क्योंकि -3y2, 0 ये होगा। यदि मैं इसको मिलाता हूँ ना, समझना, ऐसे तो मिला दूंगा इसका, ये ग्राफ मिल जाएगा। अब ये ग्राफ ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो हमें ये पता है कि जो इसका शून्यक है ना वो -3y2 है, लेकिन ये ग्राफ भी बता रहा है कुछ कि ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है ना वही उसका शून्यक होता है, समझना, बहुत गहराई वाली बात है। तो देखो इसमें 3y-3y2 पॉइंट पे काटा है, किसको काटा है, -3y2 पॉइंट पे ग्राफ ने x एक्सिस को काटा है, तो उसका हमें शून्यक भी पता है, ये होता है। तो यदि हमें शून्यक पता करना हो ना किसी भी रैखिक बहुपद का कि इसका शून्यक क्या होगा, तो फटाफट उसका ग्राफ खींच लो और x एक्सिस पर जिस पॉइंट पे वो कट करे ना वही पॉइंट उसका शून्यक होगा, समझ रहा। बस मेन बात एकदम यही है। तो यदि हम इसको थोड़ी व्यापक रूप में लिखें क्या, तो यदि मैं थोड़ी लिख के तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि देखो रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में ग्राफ x अक्ष को जिस लिखूंगा, ठीक है, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है कि प्रदर्शित करता है, क्या करता है, काटता। लेकिन रैखिक बहुपद में जो ग्राफ होता है वो x को जिस पॉइंट पे काटता है ना वही बिंदु उसका क्या होता है, शून्य का मान होता है, उसका जो है उसके शून्य का मान होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी नहीं।
थोड़ी हमारे मार्कर की इंक खत्म हो चुकी है, थोड़ी इसको भर लेते हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात पूरी समझ में आ चुकी हो, यानी कि मैं इसमें यही बता रहा था कि यदि एक्स जो और हमारे जो वाई जो है ना, यदि ऐसे उनका मतलब ग्राफ बनाया जाए तो ये एक्स एक्सेस को जितनी बार काटेंगे इसके उतने सुन। देखो, यदि ये जितनी बार काटेंगे ना, जितनी बार एक्स अक्ष को ग्राफ काटेगा उतने ही शून्य होंगे। कितने होंगे? उतने ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, उतने ही उसके शून्य होंगे। ये बात भी एकदम पक्की है भाई, शून्य होंगे। और जिन जिन पॉइंट पर काटेगा, और ये भी लिख दे रहा हूं, और जिन जिन पॉइंट्स पर काटेगा, जिन जिन पॉइंट्स पर काटेगा वही उसके शून्यकों का मान होगा। शून्यकों का मान होगा। ठीक है, ये बात एकदम गौर करना अच्छे से। मैंने यहाँ पर लिखा रैखिक बहुपद में ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही उसके शून्य का मान होता है। ध्यान रखना, वही उसके शून्य का मान होता है। ये मैंने बता दिया रैखिक बहुपद में। अब रैखिक के बाद हम थोड़ी उसकी ओर मतलब आगे बढ़ते हैं, इसके मतलब द्विघात बहुपद से। ठीक है, ये रैखिक हो गया। अब ये देखते हैं कि द्विघात में भी ऐसा होता है क्या कि उसका ग्राफ जिस पॉइंट पर काटे वही उसके शून्य होते हैं? ऐसा होता है कि नहीं? इसको थोड़ी हम लोग समझेंगे प्रूफ के साथ। तो देखो, एक मैं द्विघात बहुपद लेने जा रहा हूँ। मैं एक द्विघात बहुपद ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4, ये ले रहा हूँ। ठीक है, अब यदि पहले हम इसका ग्राफ काटें, मतलब खींचे, है ना, तो यदि इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होगी। एक्स यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर वाई मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो वैल्यू आप लोग चेक कर लेना, रख के मैं सीधे साइड से देख के रख के दे रहा हूँ वैल्यू, वरना टाइम बहुत लगे। यदि हम -2 रखेंगे ना, रख के देखना है इसमें, तो हमें प्लस का 6 मिलेगा y की वैल्यू। और यदि हम -1 रखते हैं तो हमें 0 मिलेगा। यदि हम 0 रखते हैं तो हमें माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है, और यदि हम 1 रखते हैं तो हमें माइनस का 6 मिलेगा। यदि हम 2 रखते हैं तो भी हमें माइनस का 6 ही मिलेगा। और यदि 3 रखते हैं तो माइनस का 4 मिलेगा। और यदि 4 रखते हैं तो हमें 0 मिलेगा। और यदि 5 रखते हैं तो 6 मिलेगा। जी, हमारे पॉइंट्स इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए वो मैंने तुमको दिखा दिए लिख कर। ठीक है, अब जरा इसका ग्राफ खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? ग्राफ दिखाता हूँ कि इसके ग्राफ जो भी इसके शून्य होंगे ना, वो अपने आप सामने आ जाएंगे। एक्स अक्ष को उसी पॉइंट पे वो ग्राफ काट रहा होगा। वही 6 तक गया लगभग, तो हम 6 तक काट लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 है ना, और 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ कर लेते हैं। समझना, यदि हम एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं? -2। ये हमारा 1 है, 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और ये हमारा प्लस का 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसा कुछ ठीक समझना पूरी बात है। यदि हम एक्स की वैल्यू देखो, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये वाई है, और ये नेगेटिव वाई है। ठीक, यदि हम एक्स की वैल्यू -2 ले लें, क्या ले लें? -2, तो वाई की वैल्यू कितनी वाली ले लेता है? ये 6 ले लेता है। कितना लेता है? 6। ऐसे कुछ करें तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ करके यहाँ पर ये इसका ये, तो कोई ये पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा हमारा? -2,6। ठीक है, समझा ना गौर से, एक पॉइंट मिल गया। और यदि -1 रखें तो हमें 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? -1 रखें ना तो 0 हो जाए, कि यहाँ पर कुछ काट देगा ऐसा कुछ, क्योंकि -1,0। और यदि हम 0 है, जब यदि x हमारा 0 पे है ना, तो y हमारा -4 पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये 0 - -4 पे जा रहा है। समझना पूरी बात तुम गौर समझना।
और यदि हमारा x जो क्या है 1 पे है, y हमारा -6 पे है, x 1 पे है तो y हमारा कितना है -6 पे, यानी कि देखो यहाँ पर कुछ मिल जाएगा नहीं, 1 एंड -6 ऐसा कुछ मिल जाएगा। और यदि 2 पे है तो भी -6 पे, यदि 2 पे है, 2 पे होगा तो ऐसा कुछ होगा, 1 और 2 पे दोनों सेम है, नहीं 2 पे जो है वो 2 और -6 है, ऐसा कुछ। 3 पे क्या है -4 पे, यदि x पे 3 है तो इसमें -4 यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, 3 और -4 ऐसा कुछ है। और यदि 4 पे आ रहे हैं तो 0 यानी कि यहीं कहीं मिल जा रहा है 4, 0। एकदम ध्यान से समझना और देखना है तुम्हें। यदि x की वैल्यू 5 ले लेंगे तो y की वैल्यू हमारी 6 जा रही है, 5 ले लेंगे इसके 6 ले लेंगे तो देखो यहाँ पर कहीं मिल जाएगा 5.6। यदि ग्राफ को मैं कैसे बनाऊँ ना, देखो यदि इसको मिलाता हूँ मैं ऐसे कुछ करके मिलेगा ये शायद, अब उतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा लेकिन जैसा जो बन पा रहा पूरा बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ बन गया ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये तुम लोग इस पर साफ तौर पर देख सकते हो कि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। और 2 पॉइंट पे क्यों कट कर रहा है? क्योंकि द्विघात बहुत है, क्योंकि इसमें x और 2 है। क्या है? द्विघात है भाई, द्विघात है। द्विघात है तो वो द्विघात पर हिट है, वो 2 बार ही कट करेगा। और वो पॉइंट क्या है? -1 एंड 4। क्या है वो पॉइंट? तो फटाफट मैं बता सकता हूँ जो उसके शून्य है ना, -1 एंड 4 है भाई, कोई दुराई नहीं इसमें कि इसके शून्य क्या होंगे। तो इसमें भी देखो ये प्रूफ हो गया। और यदि हम इसके देखो शून्य वैसे भी अगर इसके फाइंड करना चाहे ना, देखो उस तरह x² -3x जो तरीका होता है फाइंड करने का -4, यदि मल्टीप्लाई करें तो उतना आए, और यदि जोड़ें घटाएं तो इतना आए, तो 4 एकम 4 इसलिए लिख सकते हैं हम x² -4x + x -4। और यदि हम इसमें x कॉमन ले लें तो जाएगा x -4 + x यदि 1 कॉमन ले लें तो जाएगा x -4, और ये मिल जाएगा हमारा x + 1 एंड x -4, तो x = -1 एंड 4, ये मिल जाएगा। देखो शून्य मिल गए ना। तो हम वैसे भी उसके शून्य फाइंड कर सकते थे लेकिन हमने ग्राफ से भी इसके शून्य निकाल लिए। तो ये बात याद रखना कि द्विघात बहुपद में भी लिखो, द्विघात बहुपद में भी ग्राफ जो है, ग्राफ x अक्ष को, y अक्ष नहीं x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु, इसमें जिन बिंदुओं पर, यानी कि बहुत सारे बिंदु ना, 2 होंगे, यानी कि जिन बिंदुओं पर काटता है ना, जिन बिंदुओं पर काटता है वो बिंदु उसके शून्य कहलाते हैं। काटता है वो बिंदु ही उसके क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। उसके शून्यक कहलाते हैं। समझना गौर से। अब पता है ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना इस टाइप का, ये इस टाइप का, इसे कुछ बोलते हैं, बताऊं क्या? बताता हूँ। पहले ये बात एकदम दिमाग में छाप के रख लो पूरा कायदे से कि यदि हमारा द्विघात बहुपद है तो वो x एक्सिस को 2 बार काटेगा, और जिस भी पॉइंट पे काटेगा ना वही उसके शून्य होंगे। और विश्वास ना हो तो शून्य मैंने इस तरह भी करके दिखाए तो वही निकले, और एक ग्राफ जो काट रहा था वो भी वैसे ही काट रहा था। हाँ, समझ में नहीं? चलो फटाफट से नोट कर, फिर इसके बारे में बताता हूँ मैं कुछ और। ओके, कुछ और बताना चाह रहा हूँ मैं। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि तुम लोग ग्राफ खींचो ना कहीं, देखो बता रहा हूँ, और यदि कोई ग्राफ इस प्रकार की कोई आकृति बन जाए, इसे पता है क्या बोलते हैं? ये जो आकृति होती है ना इसे बोलते हैं परवलय। जैसे तुम लोगों का वृत्त होता है ना, जैसे तुम लोगों का वृत्त होता है, कोई पढ़ोगे आगे जो वो है ना, कोई चैप्टर है इसमें पढ़ोगे, वृत्त होता है, शंको होता है, घन होता है, घनाभ होता है, वैसे एक ये भी होता है, परवलय भी होता है, एक दीर्घवृत्त भी होता है, वो बताऊंगा। देखो दीर्घवृत्त इस टाइप का बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घवृत्त। हालांकि अभी तुम्हारे काम का नहीं बताऊंगा, लेकिन 11th में सब पढ़ाऊंगा और 10th में पढ़ो। इसे बोलते हैं परवलय। ठीक है, तो यदि परवलय देखो
परवलय इसे बोलते हैं ना, लेकिन ये इस तरह होगा, लेकिन भाई ये इस तरह भी तो हो सकता है ना, इस तरह हो सकता है ना, इस तरह। तो ये ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, ये भी एक बात पर डिपेंड करता है। देखो इसका जो व्यापक, इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो द्विघात का जो व्यापक वो होता है, वो ये होता है व्यापक समीकरण, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। तो यदि हमारी ए की वैल्यू जो है ना, यदि 0 से बड़ी हुई तो जो हमारा ग्राफ है ना वो ऐसे होता है, यानी कि ऊपर की ओर होता है। एक कंडीशन नंबर 1 लिखवा दे रहा हूँ मैं, यदि तुम्हारी ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे देखो, जैसे जो हमारा वो था ना, देखो दिखा रहा हूँ यार, कहाँ गया, जो हमारा समीकरण दिया हुआ था, वो दिया हुआ था y इक्वल टू दिया हुआ था x² माइनस 3x माइनस 4 दिया था कि नहीं दिया था। और इसमें यदि हम a की वैल्यू देखें तो ये हमारा a लिखा हुआ है, a की वैल्यू 1 दी हुई है, और b की वैल्यू -3 दी हुई है, और इसमें c की वैल्यू -4 दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो a की वैल्यू 1 दी है ना, यानी कि 0 से बड़ा है, तो तभी तो हमारा ग्राफ वो इस टाइप का बन रहा था। तो याद रखना। और देखो ये x एक्सिस है और ये y है, और x एक्सिस को दो जगह पर काट रहा है, नहीं काट रहा, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। तो याद रखना इसके 2 शून्य होंगे, कितने होंगे, 2 शून्य होंगे, जितनी जगह पर काटेगा उतने शून्य क्या होंगे, 2 शून्य होंगे, और ये बड़ा होगा। और दूसरी बात, यदि हमारा a 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में है, नेगेटिव में है, तो तुम्हें भरोसा ना हो तो ग्राफ के खींच के देख लेना, वो नीचे की ओर जाएगा। और इसके भी भाई 2 शून्य होंगे, क्या होंगे, 2 शून्य। ये बात अभी से याद रखो, जब तुम लोग IIT की तैयारी करने जाओगे ना, तो क्वाड्रेटिक एक चैप्टर है, उसमें क्वाड्रेटिक काइनेमेटिक्स, इस सब में तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा। और यदि तुम्हें ये अभी से आ गया, फिर आगे दिक्कत नहीं जाएगी। देखो ये भी 2 बार काट रहा, लेकिन तुम ये बताओ, इसकी भी कुछ कंडीशनें होती हैं, देखो बता रहा हूँ। मान लेते हैं ए नंबर, क्या मान लेते हैं, ए नंबर, यदि नहीं, ये तो ये हमारा हो गया, ये था, ए की 2 कंडीशन थी, अब ये हमारा बी है, ठीक है, क्या ये बी है, बी की भी 2 कंडीशन। पहला, यदि हमारा ग्राफ इस प्रकार का है और ये केवल मैं मान लो केवल छू रहा है एक्सेस, नहीं काट रहा, ये एक्स है, ये वाई है, नहीं काट रहा, ऊपर की ओर है, तो ये 0 से बड़ा होगा इसका। और अच्छा ये बताओ, इसका शून्य कितने होंगे, शून्य तो उसके 1 ही होगा, शून्य कितना होगा, 1 होगा। 1 का मतलब एक नंबर नहीं, यानी कि 1 शून्य 1 होगा, 1 होगा। क्यों होंगे तो 2, अगर वैसे देखें तो एक दूसरे के ऊपर दोनों रखे होंगे, क्योंकि अगर 2 होंगे, मान लो हमारा 5 है, मान लो ये 5 पर कट कर रहा है, और दोनों 5 5 है, तो भाई एक ही होगा ना 5, तो उसको दोनों संपाती होंगे एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे की ये रखा हुआ है, इसके ऊपर और तो क्या मतलब, वो एक ही है, तो दोनों संपात, तो इसका एक ही शून्य होगा इस तरह में, यदि कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है। और इसका दूसरा यदि देखिए, यदि कोई ऐसा दिया हुआ, ऐसा, और वो ऐसे है, क्या है, ऐसा है, तो इसमें जो ये हमारा 0 से छोटा होगा, और एक क्या होगा, 1 शून्य होगा, 1 शून्य होगा। नोट कर लो भाई, बहुत काम आने वाला है। हो गया ये, पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा C नंबर का ऑप्शन दे रहा हूँ। तुम लोग दिमाग में उठ रहा होगा कि सर यदि मान लो हमारा ग्राफ ऐसा जा रहा है, कहीं छू ही नहीं रहा एक्स को, आप कहोगे कि सर यदि हमारा कोई ऐसा ग्राफ आ गया जो एक्स एक्सिस को छुए ही नहीं, तो ना छूने तो क्या दिक्कत, चलो देखो ये जो 0 से बड़ा होगा और कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा, ना होने में क्या दिक्कत, कोई शून्य नहीं होगा, नहीं होगा। ये हुई पहली कंडीशन। दिखाता हूँ इसकी दूसरी कंडीशन, ऐसा है, ऐसा है, और ऐसा है, एक्सेस को नहीं घटा, इसमें ए जो होगा 0 से छोटा होगा, और ये इसका भी कोई शून्य नहीं होगा, क्या होगा, कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य इसका नहीं होगा, ठीक है, समझना, इसका भी कोई भी शून्य नहीं होगा। ये हुई भाई 2 घात की बात। लेकिन ये बात हमें समझ में आए कि यदि हम उसको, यदि जो बहुपद हमें दिया होता है, समीकरण दिया होता है, जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं ना, वो एक्सेस को जिस पॉइंट पे काट देता है, जितनी बार काटता है उतने उसकी शून्य होते हैं, और जिन पॉइंटों पर काटता है वही वैल्यू उनकी एग्जैक्ट उसके शून्यों का मान होता है, ठीक है। तो द्विघात की तो नैया पार हो गई। अब थोड़ी त्रिघात फटाफट इसको नोट कर लो, और हम थोड़ी त्रिघात के बारे में दिखाता हूँ कुछ। त्रिघात बहुपद होता है, इसमें 3 घात होती है वेरिएबल टर्म्स की। देखो
त्रिघात होता है, वो कहाँ गया त्रिघात, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोच रहा हूँ काहे को उसी से देख के तुम्हें बता देता हूँ, समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक ही ठाक है। ये दिया हुआ है त्रिघात की यदि बात करें, क्या करेंगे त्रिघात। त्रिघात बहुपद यदि हम देखें ना तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, मान लेते हैं त्रिघात बहुपद। और इसमें यदि हम एक्स वाई के मान तो मैं रख के दिखाऊंगा मैं, जो एक्स वाई के जो मान है ना, देखो यदि -2 रखते हैं एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, यदि -1 रखते हैं तो हमें 3 मिल जाती है, यदि 0 रखते हैं तो 0 मिल जाती है, और यदि 1 रखते हैं तो -3 मिलेगी। रख के देख लेना, इतना तो कर लेना यार, और क्या प्रोजेक्ट यही आएगी। अब मैं तुम्हें रख के नहीं दिखा रहा कि कैसे रखते हैं, लेकिन थोड़ी समझ लो। अब देखो यदि मैं इसका ग्राफ खींचूँ ना, वैसे ये बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद, तो उसके बेसिक टर्म्स में यदि जाने ना तो उसके कितने 3 शून्य होने चाहिए, कितने होने चाहिए 3 शून्य, और ऐसे 3 बार एक्सेस को काटना चाहिए ना। अब दिखाता हूँ काट के कैसे काटता है, काटना तो चाहिए भाई, अब ग्राफ भी खींच सकते हैं और क्या। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ है कि नहीं। ये क्या है हमारा एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, जो वाई है, और ये नेगेटिव वाई एक्सेस है। तो इतना तो पता होगा, पढ़ लिया होगा 9th में। यदि एक्स की वैल्यू -2 ले लेना, ये ले लें यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू हमारे 0 मिल जाती है, समझ। और यदि एक्स की वैल्यू -1 ले ले तो वाई की वैल्यू हमारी +3 मिल जाती है, 1 ले ले तो +3 मिल, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट मिल जाता है। यदि -1 ले तो +3 मिल जाती है, एकदम गौर से समझने वाली बात। यदि 0 ले लेता तो 0 मिल जाती है, ये तो वही फिर 0 0 0 ले रहे हैं 0 मिल रही है। और यदि हम प्लस का 1 ले रहे हैं तो हमें माइनस का 3 मिल रही है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट मिल जाएगा, प्लस का 1 -3। और यदि हम प्लस का 2 ले रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है यहाँ पर, ऐसे कुछ 2,0। यदि मैं इसको मिलाऊँ ना, समझना उतना क्लियर नहीं, लेकिन अच्छे कुछ तो अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ बनना है। अब तुम देखो ये जो ग्राफ है ना, एक्स एक्स को एक ये काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, 3 जगह पे काट रहा है, और वो पॉइंट है -2 0 एंड +2, एंड दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। और ये जो है ना, ये इसके शून्यक हैं, कितनी गजब की बात है। ये इसके शून्य के लिए हम शून्य इसके उस टाइप से निकाले तो भी उतने ही आएंगे जितना जो ये मतलब ग्राफ शो कर रहा है, तो क्या समझे। लेकिन त्रिघात बहुपद में भी हालांकि लिखने की जरूरत है नहीं, मैं समझा दिया मैंने। हालांकि त्रिघात बहुपद में भी वही नियम लग रहा है जो द्विघात में लग रहा था, और द्विघात में भी वही लग रहा था जो रैखिक में लग रहा था, यानी कि सबका नियम समान ही है, समझना। तो त्रिघात बहुपद में भी एक्स अक्ष को ग्राफ जिन जिन बिंदुओं पर काटता है, जिन जिन बिंदुओं पर काटता है वो उसके शून्य कहलाते हैं। सब में ऐसा होता है, चतुर्घात हो, पंचघात हो, षष्ठघात हो, सप्तघात हो, अष्टघात हो, शून्य कहलाते हैं। बात समझ में आई? यदि इतना समझ में आ चुका हो, जब एक एक बात क्लियर हो, तो हम चले थोड़ी एक्सरसाइज, तुम्हारी 2.1 बजी हुई है, थोड़ी उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको फटाफट चाहो तो नोट करो, और कुछ नहीं, पूरा मिटा के एकदम। मैं बहुत कुछ
बताओ, केवल एक एक्सरसाइज के लिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, मैंने इतना टाइम लगा दिया, एक घंटे के आसपास। तो समझ रहे हो क्यों? क्योंकि भाई ये चीज ना बहुत जरूरी जानना। देखो क्वेश्चन क्या है इसका, ये बोल रहा है कि एक वो दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या बताओ, ग्राफ दिए हुए हैं और पूछ रहा है शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या बताओ। और मेरा तो ख्याल ये है कि तुम यार बता दोगे वैसे भी, लेकिन मैं भाई करके दिखाऊंगा। देखो पहला ग्राफ जो दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ एक्स वाई, ये रहेगा कुछ ऐसी चीज। अब यार तुम बताओ इसमें शून्य कहाँ होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्स को नहीं काट रहा है ना, तो इसमें जो शून्यों की जो संख्या है ना, तुम जीरो है। दूसरा दिखाता, दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें क्वेश्चन पे, मेरे पास एनसीईआरटी है, उसमें कुछ ऐसा बना हुआ है। देखो ऐसा कुछ बना हुआ है ना, तो वो देखो एक्स को केवल एक पॉइंट पे काट रहा है ना, तो इसकी जो शून्यों की संख्या है ना वो एक है। अगला देखेंगे, देखिए जो एक्स हो गया वाई, उसमें शायद कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक्स इसको 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो जो इसके जो शून्य है ना वो 3 होंगे। जो चौथा है, इसका कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और ये 2 जगह पर काट रहा है एक्स एक्स को, तो इसके जो शून्यों की संख्या है ना, शून्य जो इसके होंगे कितने होंगे, वो दो होंगे इसके। ठीक है, पांचवा देखते हैं इसका, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो जो इसके जो शून्य होंगे ना, इसके जो शून्य होंगे यानी कि इसके 4 शून्य कितने होंगे, 4, इसके शून्यों की संख्या एकदम 4 होगी। और एक और लास्ट ग्राफ दिया हुआ है, बस तुम्हारी प्रश्नावली खत्म है इसके बाद। सब दिया हुआ जी, एक जगह, ये 2 जगह, ये तीसरा, तो जो इसके जो शून्य होंगे ना वो 3 होंगे। हाँ तो ठीक है, अब तुम्हारा जो 2.1 है वो मैंने ख़त्म कर दिया, और 2.2 भी मतलब मैंने वीडियो बना दिया उसका। और अगला लेक्चर जो 2.3 का आएगा ना, लेक्चर नंबर 4, उसको देखिएगा। और अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग जैसे कि देख ही रहे हो कि मतलब बच्चे जो हैं वो पढ़ के नंबर ला रहे हैं, तो आप लोग भी अपना स्कोर करिए अच्छा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।